हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 28 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है जॉब कोटा से रिलेटेड। क्या न्यूज़ है वो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, उन्होंने कहा है कि जो भी लोग ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जिन भी लोगों को जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया या सिकल सेल डिसीज़, इस टाइप के जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो वाले जो भी लोग हैं वो एलिजिबल नहीं है फॉर जॉब रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट रोल्स। किस कैटेगरी में? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन उसमें ये बोला है कि जिनको जो लोग जिन लोगों में ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, तो वो वाले लोग जो है रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर पाएंगे, जिस पे एक्टिविस्ट वगैरह ने डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है, asserting that it defeats the act's purpose। कौन सी एक्ट की बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 का ये एक्ट है। ये बेसिकली जो तीनों डिजीज़ है, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया, ये तीनों इंक्लूडेड हैं डिसेबिलिटीज़ की लिस्ट में। जो भी इस एक्ट की डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ मेंशन की गई है, और उनमें से 3 ये भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एज पर सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट, पर्सन विथ ब्लड डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग थैलेसीमिया आर नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट का कहना है कि सेक्शन 34 में ही इसको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 34 जो है राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2016 का, उसमें लिखा है ईच गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड 1% ऑफ द टोटल वैकेंसीज फॉर इंडिविजुअल्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अराइजिंग ऑफ ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेसेस। तो जितने भी ये वाले केसेस होंगे, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस, उनको 1% जो है कोटा दिया जाएगा वैकेंसीज़ का। और इस एक्ट में ये भी था कि इट प्रोवाइड्स फॉर, जो पूरा एक्ट है, इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर 4% ऑफ जॉब्स फॉर पीपल विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़, जैसे कि कुछ विजन लॉस हो गया, उनके दिखता नहीं है, या लो विजन है, या कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग, ऐसे लोगों के लिए 4% रिजर्वेशन बोला गया। ये बात है। तो बात हमें बस ये याद रखनी कि ब्लड डिसऑर्डर वाले जो केसेस हैं वो रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सस्पेंशन की तरफ। अभी विंटर सेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि काफ़ी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो द सस्पेंशन ऑफ 78 अपोजिशन, 78, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा नंबर है, इन अ सिंगल डे, मोस्ट एवर इन अ डे। अभी तक की हम हिस्ट्री देखें तो ये सबसे ज़्यादा नंबर है हमारी हिस्ट्री में। सो इट हाईलाइट्स द ऑनगोइंग चैलेंजेस इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव सेशंस। इसमें ये पता पड़ता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है हमारे पार्लियामेंट में ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करके चलना। These MPs were suspended for disrupting parliamentary proceedings during protest related to security breach in the parliament। जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था पार्लियामेंट का, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसके ही अगेंस्ट ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, और तभी इनको सस्पेंड किया गया था। अब जो सस्पेंशन होता है उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, यानी कि लोकसभा में बात करें तो स्पीकर का, या राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन का काफ़ी बड़ा रोल होता है एमपीज़ को सस्पेंड करने में। ही कैन डायरेक्ट एन एमपी टू विदड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर हिज डिसऑर्डरली कंडक्ट। वो जो भी डिसऑर्डरली कंडक्ट कर रहा है उसके लिए एमपी उन्हें विदड्रॉ करने के लिए बोल सकता है।
ही कैन नेम द लेजिस्लेटर इफ़ द MP कंटिन्यूज, अगर वो कंटिन्यू करता है तो उनको नेम किया जा सकता है। और उसके बाद हाउस एक मोशन मूव करता है टू सस्पेंड अंटिल द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। और लेकिन जो रूल 374 है, 374A, जो कि किस में इनकॉर्पोरेट किया गया था, इन द रूल बुक ऑफ लोकसभा इन 2001 में इसको इंक्लूड किया गया था। इसमें स्पीकर को पावर दी गई कि भाई जो भी बहुत ज़्यादा ग्रेव या डिसऑर्डरली कंडक्ट हो, उसमें स्पीकर उन्हें डायरेक्टली सस्पेंड कर सकता है। सो एन MP नेम्ड बाय द स्पीकर शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days और फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन। ठीक है। दिस रूल रिमूव्स द नीड फॉर द हाउस टू पास अ मोशन फॉर सस्पेंशन। इसमें ये फ़ायदा होता है कि मोशन अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही डिसऑर्डरली कंडक्ट कर रहा है तो उन्हें डायरेक्टली सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है, यानी कि सिर्फ स्पीकर कर सकते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन के पास अभी ये पावर नहीं है। सो राज्यसभा हैज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड दिस प्रोविजन इन इट्स प्रोसीजर। उन्होंने ये वाला जो है प्रोविज़न इंक्लूड ही नहीं किया है। So the House, if it wishes, decides through a motion to revoke the suspension. अब जब सस्पेंशन किया है और उसके रिवोक करने की बात आती है तो उसमें मोशन लाना ज़रूरी होता है। उस मोशन के थ्रू ही उसको सस्पेंड किया, उसको रिवोक किया जा सकता है सस्पेंशन को। ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 122 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 122, इट सेज दैट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो भी पार्लियामेंट में काम चल रहा है, वहाँ की प्रोसीडिंग्स है, उनको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ केसेस में हालांकि केसेस गए थे कोर्ट में, कचहरी में। सो कोर्ट्स हैव इंटरवीन्ड इन द प्रोसीजरल फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर्स। तो ये न्यूज़ थी MPs के सस्पेंशन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज़ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। अब ये ऑपरेशन क्या है? ये US ने अनाउंस किया है टू प्रोटेक्ट रेड सी कॉमर्स। रेड सी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो है शिप्स वगैरह, कार्गो वगैरह जाते हैं, तो काफ़ी सारी जो गुड्स वगैरह होते हैं उनको लेके जाते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे जो यमन कंट्री है उसके थ्रू काफ़ी सारे अटैक्स किए जा रहे हैं। वहाँ पे जो हाउदीज रहते हैं, बेसिकली वहाँ के रेबल ग्रुप हैं, तो वो मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं, जिससे वहाँ से जो कॉमर्स होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस वजह से क्या किया कि US और फ्रांस वगैरह जैसे कुछ नेशंस आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि भाई हम एक ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जिसमें पेट्रोल्स वगैरह कंडक्ट की जाएंगी और कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस पर जो है सोचा जाएगा। सो दिस फॉलोज मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स बाय यमन्स ईरान अलाइंड Houthis, UK, Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles, Spain are participating in that operation. Joint patrols will be conducted in the southern Red Sea and the Gulf of Aden. Houthis rebel declared their intention to persist with attacks on Red Sea shipping. उन्होंने कहा है कि हम तो अटैक्स करेंगे ही। एंड उनका कहना है कि जो US लेड कोलिशन है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है इसराइल को और सी को मिलिटराइज कर रही है, तो उसके अगेंस्ट ये अटैक्स कर रहे हैं। अगर वहाँ से ट्रेड की बात करें तो अराउंड 12% ऑफ द ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक गोज थ्रू द स्विस कैनाल एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय द अनरेस्ट। तो स्विस कैनाल जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, तो अगर रेड सी में इतने ज़्यादा अटैक वगैरह होंगे तो ये काफ़ी चिंताजनक बात हो जाएगी। सो इसके कारण हो क्या रहा है कि शिपिंग फर्म्स को अपने रूट्स डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, जिससे कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है, डिले काफ़ी बढ़ रहे हैं, टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा है जो पहुंचना है सामान वगैरह। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए इन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब आपको जाके करना ये है कि ये सारी लोकेशंस एटलस में देखनी है कि कहाँ पे रेड सी है,
और सुएज़ कैनाल क्या है, गल्फ ऑफ एडन क्या है, यमन कहाँ पे है, ये सब आप जाके देखेंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। जैसा कि हमने देखा था, हमने जाना कि जैसे अयोध्या डिस्प्यूट था, वैसे ज्ञानवापी मॉस्क से रिलेटेड या फिर शाही ईदगाह से रिलेटेड जितने भी ये डिस्प्यूट्स हैं जो कि किसी भी प्रमाइसेस के रिलीजियस कैरेक्टर को लेके क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई यहाँ पे कोई मंदिर था और वहाँ पे मस्जिद बना दी गई, या इस तरह के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक एक्ट लाया गया था 1991 में, और उसमें बोला गया था कि ऐसे जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनका वही रिलीजियस कैरेक्टर रहेगा जो कि आज़ादी के टाइम था, यानी कि 15 अगस्त 1947 पे जो था वह रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। और इसमें एक्सेप्शन सिर्फ एक था जो अयोध्या डिस्प्यूट था, क्योंकि वो उस टाइम कोर्ट में कचहरी में चल रहा था ऑलरेडी। तो जो ज्ञानवापी मॉस्क का जो मुद्दा था, जो हमने पिछले सेशन में भी देखा था, तो ये जब 1991 में इस केस को फाइल किया गया था, इस पिटीशन को, कि वहाँ पे टेंपल रिस्टोर होना चाहिए, तो बाकी मुस्लिम साइड ने कहा था कि नहीं, ये इलीगल है क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये अलाउ नहीं करता। तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि Places of Worship Act 1991 does not prevent lawsuits seeking to determine the religious character of a place of worship or to reclaim a place of worship. कोर्ट ने कहा कि ये एक तरीके से कि ये एक्ट एक एब्सोल्यूट बैरियर की तरह नहीं काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ केसेस कोर्ट में आ ही नहीं पाए। कुछ जो भी केसेस नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, जिनमें जो कि इतने सारे लोगों के रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में इस पर एब्सोल्यूट बैरियर नहीं लगाया जा सकता। सो अगेंस्ट दिस, एज अगेंस्ट दैट जो पिटीशन गई थी 1991 में ज्ञानवापी मॉस्क से रिलेटेड, उसके अगेंस्ट काफ़ी सारी पिटीशंस फाइल की गई थी। पिटिशनर्स ने यह आर्ग्यू किया था 1991 लॉसूट जो था ज्ञानवापी वाला, वो मेंटेबल नहीं है क्योंकि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अलाउ नहीं करता। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि दिस सूट इज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड नॉट बार्ड बाय द एक्ट, कि जो ज्ञानवापी वाला केस है ये नेशनल इम्पोर्टेंस का केस है और ये वाला एक्ट इसे बार नहीं कर सकता। एक्ट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट बैरियर, इट डज नॉट डिफाइन रिलीजियस कैरेक्टर, और तो रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन भी नहीं किया गया है उस एक्ट में। और इस कन्वर्जन की बात करें तो काफ़ी पहले हुआ था, तो रिलेवेंट पार्टी जो है मूव कर सकती हैं कोर्ट में। ठीक है, तो ये बात है इसमें। और इतना ही था आज के सेशन में। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।